मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी दौरे पर पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने पुलिस लाइन में अधिकारियों से मुलाकात की और फिर सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर से राजघाट से लेकर दशाश्वमेध घाट तक बाढ़ प्रभावित इलाकों का विस्तृत से हवाई निरीक्षण किया। ऊपर से गंगा के बढ़ते जलस्तर और किनारों की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री बाबा काल भैरव और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधिवत दर्शन पूजन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चंदौली के कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत रुद्राक्ष का पौधा लगाया और हरित उत्तर प्रदेश की अपील की। मुख्यमंत्री ने चंदौली को औद्योगिक और कृषि दोनों क्षेत्रों में विकसित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज में बाबा कीनाराम की मूर्ति लगाई जाएगी और 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा। सीएम योगी ने कहा कि चंदौली को पूर्वांचल और गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, जिससे लखनऊ, दिल्ली और कोलकाता एक बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण भी तेजी से चल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चंदौली में हजारों करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है, जिससे युवाओं के लिए नौकरी के अवसर भी बढ़ेंगे। समीक्षा बैठक में विभिन्न योजनाओं की प्रगति, स्कूल चलो अभियान, टीबी उन्मूलन, गौश्रयों की व्यवस्था, सिंचाई, स्वास्थ्य, विद्युत और राजस्व जैसे विषयों पर गहन समीक्षा की गई। इस दौरान प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक और जिले के अधिकारी उपस्थित रहे। अपने शासन में मांगे हैं। नौगढ़ क्षेत्र में व्यापक लैंड बैंक के माध्यम से निवेश के प्रस्तावों को हम आमंत्रित कर सके। इस अभियान को गति देने के लिए मैंने आज प्रशासन से कहा है और मेरा मानना है कि हजारों करोड़ का निवेश जनपद चंदौली में इसके माध्यम से आ सकता है। इसके माध्यम से हजारों नौजवानों को नौकरी की नई संभावनाएं यहां बन सकती है और तमाम देश की बड़ी बड़ी कंपनियों ने उसमें रुचि दिखाई है। मुझे लगता है कि विकास की वो धुरी बनेगी और चंदौली एक कृषि प्रधान के साथ साथ औद्योगिक प्रधान जनपद के रूप में विकसित हो, इस मंशा के साथ यह कार्य किया जा रहा है। आज यहाँ पे कुछ मांगे मान्य जनप्रतिनिधियों ने यहाँ के जो गवर्नमेंट हमारे डिग्री कॉलेजेज हैं, उन कॉलेजेज में साइंस आदि की क्लासेज चलाने की भी मांग की है। वो प्रस्ताव भी हम लोगों ने मांगे हैं और मुझे विश्वास है कि चंदौली जनपद यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में विकास की एक नई बुलंदियों को छुएगा और उसी उद्देश्य से आज मैं यहाँ पर आया हूँ। मुझे अच्छा लगा, जिला में तेजी के साथ हर एक क्षेत्र में विकास कर रहा है। धन्यवाद जी। बलरामपुर को लेकर के क्या कार्रवाई बताएंगे? काशी में बाढ़ का कहर जारी है। गंगा का जलस्तर 68.76 मीटर पहुंच चुका है और घाटों पर पानी भर चुका है। हरिचंद घाट की स्थिति सबसे गंभीर है, जहां अब शवों को अंतिम संस्कार घाट की जगह गलियों में किया जा रहा है। डोमराज परिवार के विक्रम चौधरी बताते हैं कि ये समस्या हर साल आती है। गलियों में जलते शवों से निकलता धुआं बच्चों और बुजुर्गों को बीमार कर देता है। यहाँ जगह की कमी के कारण धार्मिक रीति से शव की प्रक्रिया भी नहीं हो पाती। दीवारें इतनी गर्म हो जाती है कि लोग पास से गुजरते हुए झुलसने लगते हैं। फिलहाल यहाँ हर दिन 30 से 40 शवों का अंतिम संस्कार हो रहा है। लोग सरकार से स्थानीय समाधान की मांग कर रहे हैं। हमारा नाम विक्रम चौधरी है। मैं डोम राजा परिवार से। विक्रम जी कहाँ रहते हैं? हमारा घर ये पास में, बगल वाला हमारा घर है। विक्रम जी, गंगा का जल स्तर बढ़ गया, इस समय डेड बॉडी को कहाँ पर जलाई जा रही है और क्या क्या समस्याएं आ रही है? हमारे यहाँ समस्या ये हर वर्ष का है। हमारे सरकार ने तो कॉरिडोर बनाने का कार्य चल ही रहा है। ये हर वर्ष का समस्या है। जो हमारे घर के पास जलता है बॉडी, मेन बात, जब बाढ़ की पीड़ित होती है तो हमारे घर के पास वो लाश जलता है। समस्या ये है कि जिस दीवार में आप सटेंगे आपका मांस नहीं चलेगा। जलाने वाले को दिक्कत है प्लस इसमें ये है कि प्रदूषण बहुत ज्यादा फैलता है। यहाँ पर हमारे यहाँ बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सारे लोग बीमार हो जाते हैं। रोज अभी कितनी यहाँ पर बॉडियां जल रही हैं? यहाँ लगभग 30 से 40 तक बॉडी रोज हमेशा जलती है। लाइट वाइट की कोई समस्या? लाइट की समस्या नहीं है। हमारे विधायक जी लगवा चुके हैं, सौरभ श्रीवास्तव जी। और जो यहाँ पर डेड बॉडी के साथ जो परिजन आ रहे हैं उनको कोई यहाँ समस्या? यह समस्या ये है कि जो हम लोग के यहाँ परंपरा चलता है कि 5 फेरा घूमा जाता है, वो 5 फेरा घूम नहीं पा रहे। ये गलियों में हो रहा है, घर के पास में हो रहा है, वो परंपरा नहीं हो पाता है।
कुछ लोग तो अपना शौक को बस उठा के रखेंगे, भागेंगे। आप खुद देख सकते हैं कितना आँच यहाँ लग रहा है। ये समस्या से कैसे निजात पाया जाएगा? निजात यही, सरकार इसके बारे में बढ़िया सोचे, बढ़िया जहाँ दे इसको जलाने के लिए। कुछ कॉरिडोर बन ही रहा है हमारे घाट पर, जिससे इसका समस्या वही है कि उसको हमको जगह दिया जाए, उस पर बॉडी जलने का कार्य किया जाए। आलसी में गंगा का जल स्तर 68.95 मीटर पे थमा है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। गंगा के पलट प्रभाव से वरुणा नदी अब आबादी की तरफ बढ़ रही है, जिससे निचले इलाकों में पलायन शुरू हो गया। इसी को देखते हुए प्रशासन ने बाढ़ राहत शिविर एक्टिव कर दिए। सरैया प्राथमिक विद्यालय 35 परिवारों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था की गई है। 2 टाइम खाना, नाश्ता और साफ सफाई का खास ध्यान रखा जा रहा है। खाने का स्पेशल लैब में जांच के लिए भी भेजा जाएगा। तिरपाल, लाइट और गद्दों की व्यवस्था की जा रही ताकि कोई परेशानी न हो। प्रशासन मुस्तैद है, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है। पूरा परिचय बताइए। मैं लेखपाल हूँ, सरैया लेखपाल, और यहाँ पर बाढ़ चौकी स्थापित की जाती है। बात की जाए किस तरह की तैयारी है अभी और क्या क्षमता है? तैयारी तो हर बार से बेहतर ही होती है, और जितनी बार भी होती है पिछली बार से बेहतर ही होती है। क्षमता में जैसे यहाँ पर लगभग 30 से 35 परिवार, यानी लगभग मेंबर जो है 100 के पार होते हैं। यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था रहती है? व्यवस्था कम्युनिटी किचन आप देख ही रहे हैं, जहाँ राशन वगैरह, कैटर्स वगैरह सब आकर के मुस्तैद हैं। प्लस टेंट वगैरह आप देख रहे हैं, सोने की, बिछाने की सारी व्यवस्थाएं यहाँ, शौचालय वगैरह सब संचालित है, और पेयजल की व्यवस्था भी उत्तम है। मेडिकल स्वास्थ्य शिविर यहाँ लगे हुए हैं, जो आकर के यहाँ पर मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं। देखा जा रहा है सरैया में भी पानी धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, कुछ घर है जो कि जैसा कि हम लोग देख रहे हैं इस वक्त, हम लोग की तो पैनी नज़र इस पर रखी हुई है, और कई व्हाट्सएप के माध्यम से स्रोत भी हैं। अभी 2 दिन पहले तो पानी कुछ बढ़ रहे थे, लेकिन फिलहाल अभी घटने की स्थिति में आ गई है। बात की जाए कि पिछले वर्षों में जिस तरह से यहाँ पे बाढ़ पीड़ितों के लिए यहाँ पे राहत शिविर बनाया जाता है, तो पहले के मुताबिक और अब के मुताबिक में क्या कुछ अलग रहेगा इसमें? अलग तो ऐसे कुछ है नहीं, अलग की व्यवस्था तो तब होगी जब हमारे यहाँ कुछ बढ़ेंगे या कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जिसमें हमें लगे कि कुछ और बेहतर के रूप में। हम यही है कि संसाधनों को जुटाने में उससे बेहतर कर देते हैं हम। जो क्या आदेश है यहाँ पे चीजों को, क्या क्या व्यवस्थाओं के लिए? व्यवस्था है, मेनू है, 7 दिन की मेनू है, सुबह के नाश्ते वगैरह है, बच्चों के लिए जो छोटे बच्चे हैं उनके दूध, फल वगैरह सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर। गर्भवती महिलाओं के लिए भी अलग व्यवस्थाएं हैं। मेडिकल टीम हमेशा तैनात रहती है उनकी देखरेख के लिए, और समय समय पर चेकअप भी करती रहती है। तो ये जो सरैया का जो प्राथमिक स्कूल, इसमें बाढ़ पीड़ितों के लिए जो व्यवस्था पूरी कर ली गई है। मिर्जापुर पुलिस को मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता मिली है। थाना जमालपुर पुलिस ने भाईपुर बाजार से एक अंतर जनपदीय गांजा तस्कर विनोद यादव निवासी गाजीपुर को गिरफ्तार किया है। पुलिस को उसके पास से बोरे में पैक किए गए कुल 20 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत 5 लाख है। मामले में NDPS एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा गया है। गिरफ्तारी थाना अध्यक्ष अमित कुमार व पुलिस टीम द्वारा 16 जुलाई की रात 9:35 पर की गई। पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा के निर्देशन में जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान जारी है। मिर्जापुर पुलिस द्वारा लगातार मादक पदार्थ तस्करी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कल शाम को जमालपुर पुलिस द्वारा एक साथी गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। यह अपराधी विनोद यादव पुत्र गंवा यादव है, जो कि भुड़कुड़ा गाजीपुर रहने वाला है, और ये भाईपुर बाजार में करीब 20 किलो गांजा लेकर के सप्लाई करने गया हुआ था। मुख्य सूचना से गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पूछताछ की जा रही है। मौके से इसके साथ इसका फरार हो गया है। पूछताछ में बताया गया है कि ये अन्य स्थानों से तस्करी करके आते हैं और यहाँ पर लोग सप्लाई करते हैं। अभी पंजीकृत करते हुए इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 16 जुलाई 2025 को शाम थाना कोतवाली कट्टा क्षेत्र के हलिया बस स्टैंड के पास
क्रिकेट मैच की पुरानी रंजिश को लेकर दो युवकों के गुटों में झगड़ा हो गया। झगड़े में एक पक्ष द्वारा चाकू से हमला कर 3 लोगों को घायल कर दिया गया। घायलों का इलाज चल रहा है और उनकी हालत सामान्य बताई गई है। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर थाना कोतवाली कटरा में मामला दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी है और मौके पर शांति व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है। कल दिनांक 16/7/2025 शाम के समय हलिया बस स्टैंड के पास थाना क्षेत्र कटरा में 2 लड़कों के ग्रुप में आपस में पुराना क्रिकेट खेलने के विवाद को लेकर आपस में झगड़ा हुआ तथा एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को जो है चाकू से घायल कर दिया गया, जिसमें 3 लड़के घायल हुए हैं। घायलों का इलाज चल रहा है, वो खतरे से बाहर है। इसमें पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है तथा 3 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। वाराणसी में पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश के चलते काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिर गेट के पास कबीर कॉलोनी के समीप सुबह करीब 6 बजे 2 पेड़ गिर गए, एक आम और एक दूसरा बबूल का, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। इसी दौरान विश्वास मंदिर मार्ग के पास विज्ञान संस्थान के समीप भी एक पेड़ गिरा। लंका निवासी पवन शर्मा ने बताया कि वो रोज लंका से सिर गोवर्धन जाते हैं, लेकिन गेट नंबर 4 के पास पेड़ गिरने से आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है। बेचू प्रशासन और पीडब्ल्यूडी की टीम ने मौके पर पहुंचकर करीब 3 से 4 घंटे की मेहनत से पेड़ को हटवाया, तब जाकर आवागमन सामान्य हुआ। पवन शर्मा ने सुझाव दिया कि प्रशासन को पुराने और क्षतिग्रस्त पेड़ों की समय रहते छटाई कर देनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई बड़ा हादसा न हो। नाम पवन शर्मा है। पवन जी कहाँ रहते हैं? मैं लंका पे रहता हूँ। क्या समस्या अभी है आपकी? ये मैं लंका से तीर पे जाता हूँ कोचिंग डेली। यहाँ जो लगातार बारिश हो रही थी, यहाँ पेड़ रास्ते में गिर गया था, इससे आवागमन बंद हो गया था। पूरा पेड़ मतलब रोड पे? हाँ, रोड ब्लॉक हो गया था पूरा। क्या क्या समस्याएं आ रही थी? समस्या आने जाने में प्रॉब्लम हो रही थी पब्लिक को। सीट गेट को भी बंद कर दिया गया? हाँ, सीट गेट को बंद कर दिया गया था, जिसको जो वापिस जा रहे थे उनको बाधित हुई रास्ते। फिर कैसे ये चीज सही हुआ? ये पीडब्ल्यूडी के बेचू के जो है वो हटाए इन्होंने, सुबह करीबन 10 बजे हटा यहाँ से। बीएसपी प्रशासन की तरफ से लोग आए थे? हाँ, बेचू प्रशासन के लोग। कितना टाइम लग गया इसको हटाने में? ये लगभग सुबह गिरा था 6 बजे, 4-5 घंटा लग गया हटाने में, देरी। तो लगातार अभी भी मौसम बना हुआ है और जैसे पेड़ कई यहाँ दिख रहे हैं कि लटक भी रहे हैं, तो बीएचयू को इसमें क्या तत्परता दिखानी चाहिए आपके हिसाब से? लगातार बारिश की वजह से मतलब बेचू को प्रशासन, बेचू जो प्रशासन है, इनको पेड़ जो है पहले काट के हटा देना चाहिए, जो जनता को मतलब बाधित न हो आने जाने में पहले ही इनको, क्योंकि बरसात का मौसम है तो हमेशा दिक्कत होगी, पेड़ गिरेंगे। पेड़ गिरने से किसी को कोई नुकसान भी हुआ है? नहीं, नुकसान तो नहीं हुआ। पीएचयू के शोध छात्रा नाजुक भसीन की डॉक्टरी लापरवाही से हुई मृत्यु के विरोध में छात्रों ने न्यास की मांग को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। इसी क्रम में विश्वविद्यालय स्थित विश्वनाथ मंदिर पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र विशेषकर छात्राएं शामिल हुई। छात्र नेता सत्यनारायण सिंह ने कहा कि यह आंदोलन पीएचयू के बेटी को न्याय दिलाने के लिए है। अब तक श्रद्धांजलि सभा, कैंडल मार्च और ज्ञापन सौंपने के बाद हस्ताक्षर अभियान से छात्रों का समर्थन जुटाया गया है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे छात्र दिव्यांशु त्रिपाठी ने चिकित्सा तंत्र में भ्रष्टाचार को नाजुक की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए दोषी डॉक्टरों और अधिकारियों के खिलाफ एसआईटी जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। छात्रों ने चेतावनी दी है कि जब तक न्याय नहीं मिलता और अस्पताल से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा। अभियान में सत्यनारायण, दिव्यांशु त्रिपाठी, विपुल, आशीष, पल्लव, अर्चिता, रागनी सहित कई छात्र छात्राएं मौजूद रहे। मेरा नाम सत्यनारायण सिंह है। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय का शोध छात्र हूँ। किस प्रकार का हस्ताक्षर अभियान आप चला रहे हैं? विगत पिछले हफ्ते में जिस तरह से हम सबको पता है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एनवायरमेंट साइंस की शोध छात्रा नाजू की जिस तरह से डॉक्टरों की लापरवाही से मौत हुई, मौत क्या उसको हत्या कहेंगे, जिस तरह से उसकी मौत हुई, इमरजेंसी के डॉक्टरों ने उसको, कोई सीनियर डॉक्टर वहाँ मौजूद नहीं था, लगातार उसको हॉस्पिटल से हॉस्टल तक दौड़ाया गया 3 दिनों तक, अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। उसी के न्याय दिलाने के लिए हम सब कैंडल मार्च निकाले, फिर तरह से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। उसी आंदोलन की कड़ी में आज हस्ताक्षर अभियान हम सब काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विश्वनाथ मंदिर पर कर रहे हैं, जिसमें छात्र छात्राएं आकर अपने हस्ताक्षर कर हम सबको अपना समर्थन दे रहे हैं। ये जो हस्ताक्षर अभियान हो जाएगा, इसके बाद ये कहाँ जाएगा?
हस्ताक्षर अभियान करके इसका हम लोग प्रॉपर इसकी कॉपी निकलवा कर उसको फाइलिंग कर इसको एक प्रति यूजीसी को, मिनिस्ट्री को और विश्वविद्यालय के आला अधिकारियों को, प्रत्येक लोगों को इसकी कॉपी पहुंचाएंगे। बीएचयू प्रशासन ने इसका जो पोस्टमार्टम हुआ था उसका भी प्रतिनिधि सामने जाहिर किया है। विश्वविद्यालय प्रशासन अभी तक इस पर मौन साधा हुआ है, क्योंकि इसमें गलती डॉक्टरों की है और डॉक्टरों को इस पर लीपापोती करने का काम विश्वविद्यालय प्रशासन कर रहा है। अभी तक 5 दिन हो गए, इस पर अभी तक कोई भी ऑफिशियल बयान किसी अधिकारी का नहीं आया। जब भी कोई बात करने जाते हैं अधिकारी इस पर टाल मटोल करते हैं। कोई भी अधिकारी इस पर अभी तक कोई भी बयान ऑफिशियल देने को तैयार नहीं है। कोई टाल मटोल कर मामले को हर तरफ से इसको बगलाने का काम किया जा रहा है। कुछ दिनों पहले आपने ये मांग की थी बीएचयू प्रशासन से कि इसकी हेल्थ डायरी और इसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट को साझा करे, क्या ऐसा हुआ? विश्वविद्यालय के अधिकारी जिसम के आपको बार बार बता रहे हैं, विश्वविद्यालय के अधिकारी अभी तक इसमें कोई बयान देने से बच रहे हैं, विषय पर बात करने से बच रहे हैं। उसी के सिलसिले में हम अपनी मांग, जैसे कि SIT के द्वारा स्पेशल एक कमेटी बनाकर, टीम बनाकर इसकी जांच कराई जाए, इसकी हेल्थ डायरी सार्वजनिक की जाए छात्रा की, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आए क्या उसमें थी, और इस तरह से लगातार उसमें जो भी हम लोग अपने डिमांड है, हम अपनी डिमांड को लेकर लगातार लड़ रहे हैं। जब तक बच्ची के साथ न्याय नहीं होता है, बहन के साथ न्याय नहीं होता है, तब तक लगातार हम उस आंदोलन में आगे बढ़ते हैं। ऐसी कौन सी वजह हो सकती है कि जिसकी वजह से अभी तक हेल्थ डायरी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट साझा नहीं की गई है आपके हिसाब से? सीधा उसमें डॉक्टरों की गलती की लापरवाही की वजह से उसकी मौत हुई। तो जब भी इसमें जांच होगी या आगे इस मामले का खुलासा होगा तो उसमें डॉक्टरों की गलती होगी, और डॉक्टर अपने आप को बचाने के लिए, विद्यालय के अधिकारी अपने आप को बचाने के लिए इसे टाल मटोल करने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम ऐसे किसी मौत जो कि विश्वविद्यालय की छात्रा की मौत हुई है और डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से, हम इस मामले को टाल मटोल करने नहीं देंगे। हम इस पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जब तक न्याय नहीं मिला हम चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करते हैं। बलिया के सिकंदरपुर कस्बे में मोहल्ला मिल्की में एक दर्दनाक हादसे में युवक की मौत हो गई। चिरैया टोल निवासी गुड्डू पुत्र स्वर्गीय निजाम अंसारी की करंट की चपेट में आने से उस वक्त मौत हो गई जब वह ट्रांसफार्मर के पास कबाड़ बीन रहा था। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। घटना के बाद लोगों ने ट्रांसफार्मर को सुरक्षित तरीके से घेरने की मांग की ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाएं रोकी जा सके। संवाददाता सकीना खातून, तहसील सिकंदरपुर, सैयद सिराज अहमद, ब्यूरो चीफ, बलिया। वास में फुटपाथ और सड़कों पर दुकान लगाने वालों पर गुंडा और गैंगस्टर एक्ट लगाने के फैसले का समाजवादी व्यापार सभा ने विरोध किया। प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने इसे तुगलकी और व्यापारी विरोधी फैसला बताया। उन्होंने कहा कि छोटे दुकानदारों से आपराधिक की तरह व्यवहार नहीं होना चाहिए, बल्कि समन्वय बनाकर समस्या हल होनी चाहिए। वह स्मार्ट सिटी योजना के तहत बने कैंट लहतारा फ्लाईओवर के नीचे 10 करोड़ की नाइट मार्केट को देर रात बुलडोजर चलाकर उजाड़ दिया गया, जिससे कई छोटे दुकानदार सड़क पे आ गए। प्रदीप जायसवाल ने मांग की कि प्रशासन पहले दुकानदारों को बसाए, फिर कार्रवाई करे। जल्द ही वे प्रतिनिधिमंडल के साथ नगर आयुक्त, पुलिस कमिश्नर से मुलाकात। अध्यक्ष समाजवादी पार्टी व्यापार सभा प्रेस वार्ता करने का उद्देश्य ये है कि अभी विगत 26 जून को वाराणसी के पुलिस आयुक्त महोदय श्री मोहित अग्रवाल जी ने एक फरमान जारी किया कि जो दशा समेत चौक, गोदलिया, कोतवाली के आसपास जितने भी छोटे दुकानदार हैं, जैसे ठेला वाले, खुमचा वाले, गुमती वाले, रेहड़ी पटरी वाले, अगर वो अतिक्रमण करते हैं तो उनके पर FIR दर्ज की जाएगी, और अगर 2 या 3 बार अगर केस दर्ज हो गया तो उसके बाद उन दुकानदारों पर गुंडा एक्ट और गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। इस तुगलकी फरमान का मैं समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश व्यापार सभा के अध्यक्ष के रूप में घोर निंदा करता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ये लगातार कहा जाता है कि जो खुमचा, ठेला, गुमती वाले दुकानदार हमारे रेहड़ी वाले होते हैं, वो कहीं न कहीं हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होते हैं। वो देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में अपना लगातार सहयोग करते रहते हैं। उनको इस तरीके से आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उनको गैंगस्टर लगाने की कार्रवाई का मैं विरोध करता हूं, और अतिक्रमण का हम लोग भी समर्थन नहीं करते हैं। किसी भी स्थिति में अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, और सभी अपने दुकानदार साथियों से भी कहना चाहूँगा कि अपनी सीमा में रहकर दुकान लगाएं। लेकिन जिस प्रकार से मानवीय त्रुटि के कारण आपराधिक मुकदमा लगाया जाएगा, तो दुकानदार जो खाने के लिए दिन भर मेहनत करता है अपने परिवार की जीविका पालने के लिए, वो रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, रोज़ कुआं खोदता है, रोज़ पानी पीता है, ऐसे लोगों पर जो मुकदमा लगेगा उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। तो हम लोग अनुरोध करना चाहते हैं अपने नगर पुलिस आयुक्त जी को कि ऐसे तुगलकी फरमान को वापस लें।
हाँ, आप आर्थिक दंड लगा सकते हैं, चालान कर सकते हैं, लेकिन आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ हम लोग जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा 10 करोड़ की लागत से स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत जो कैंट लतारा फ्लाईओवर के नीचे नाइट मार्केट की स्थापना की गई 3 वर्ष पूर्व, और नगर निगम द्वारा अपने चहेते फर्म श्रेया इंटरप्राइजेज को 16 वर्षों के लिए 40 लाख प्रति माह प्रति साल करार करके उन्होंने उनको अनुबंध किया। लेकिन जहाँ तक हमें जानकारी है कि श्रेया इंटरप्राइजेज ने मात्र 3 साल में 5 लाख पर नगर निगम में जमा किया। नगर निगम ने उसके अनुबंध को निरस्त करते हुए आधी रात को वहाँ पे स्थापित दुकानदारों का जो दुकान को उजाड़ कर फेंकने का काम किया, इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। और साथ साथ नगर आयुक्त से कहना चाहते हैं कि जो श्रेया इंटरप्राइज है उसको अनुबंध करने से पहले उसकी जांच की गई। जो दुकानदार को आपने उजाड़ दिया उनको बसाने की क्या व्यवस्था है और उनकी आर्थिक क्षति उसके लिए आप क्या सोचते हैं। इसलिए व्यापारी हित में, दुकानदार हित में हम लोग मांग करते हैं नगर आयुक्त महोदय से कि ऐसे जो पीड़ित और शोषित जो हमारा दुकानदार है, जो आधी रात को उनका दुकान उजाड़ लिया गया, उनके नुकसानी के लिए उनको बसाने की व्यवस्था की जाए। मरवाड़ी युवा मंच वरुणा शाखा वाराणसी द्वारा 19 जुलाई 2025 शनिवार को भेलेपुर स्थित डायमंड होटल में बनी ठनी 3 मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में महिलाओं द्वारा तैयार आकर्षक वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसमें 70 से अधिक स्टॉल्स होंगे। मेले में दिल्ली की बांस से बनी चीज़ें, लखनऊ की चिकनकारी, प्रयागराज के चांदी के आभूषण, सूरत की ज्वेलरी, आगरा की नक्काशी, कोलकाता की राखियाँ, डिज़ाइनर ड्रेसेस, गिफ्ट आइटम्स और बनारसी चाट प्रमुख आकर्षण होंगे। संस्था की अध्यक्ष निधि जसरापुरिया ने बताया कि ये मेला महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने और उन्हें मंच देने का प्रयास है। संयोजक पूनम केजरीवाल व टीम ने बताया कि मुख्य अतिथि श्रीमती भारती मधोक और श्रीमती आशा गोयल होंगी। कार्यक्रम में शहर की कई प्रतिष्ठित महिलाएं मौजूद होंगी। मारवाड़ी युवा मंच वरुणा शाखा कोषाध्यक्ष ऋतु तुलसियान। मैडम, ये मेला में कहाँ के लोग रहेंगे, क्या क्या इसमें स्टॉल में लगेगी? ये हमारे हर साल लगती है मेला वरुणा शाखा में, और 19 जुलाई डायमंड होटल में ये मेला लग रहा है। यहाँ पे विभिन्न शहरों से लोग आएंगे जो अपने स्टॉल्स लगाते हैं, बहुत यूनिक आइटम्स लगाते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह। बनारस के बहुत सारे स्टॉल्स लगते हैं जिसमें हम लोग निःशुल्क स्टॉल्स भी लगवाते हैं। तो ये हमारा पूरा मेले का। तो इसमें मुख्य अतिथि कौन रहेंगे मैडम? लोकल्स वाले भी हैं हमारे, हम लोग शाखा वाले हैं, हमारी सारी महिलाएं हैं, सभी लोग मतलब बनारस के सभी लोग आते हैं। एक दिन का मेला रहेगा? हाँ, मेला एक दिन है। एक दिन का मेला हमारा 11 बजे से शुरू होगा, रात के 8 साढ़े 8 9 बजे तक का मेला है।